अस्सलाम वालेकुम। हम लड़ रहे हैं सुबह सुबह। हम क्योंकि देखिए लुक एट द पेपर्स ही गेव मी एनीवे। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है? अच्छा जी, वो बारिश किधर है? पहले तो ढूंढे उस बारिश को। तो मैंने थोड़ी कहा था सरदार सरफराज और साहिबजाद खान साहब, और वैसे बारिश आनी थी क्योंकि मुख्तलिफ वेदर एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स पे जो सूरत हाल बनती हुई सैटेलाइट इवन इमेजेस से जो बनती हुई नज़र आ रही थी वो खासी खौफनाक थी। उसके बाद एक झक्कर सा चला, तेज़ आंधी चली और उसके नतीजे में बादलों का रुख जरा तब्दील हो गया और खुदा का शुक्र ही है कि तब्दील हो गया। ये वो मनाजिर हैं कल के हम बता रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग एंड एक्चुअली बीइंग रेडी फॉर हैवी रेनफॉल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वैसे खुश हूँ इस बात पे, वरना तो आपको पता ही अभी तो पिछले 2-4 दिनों पहले की तबाही जो थी वो सेटल नहीं हुई, लेट अलोन कुछ जगहों पे बारिश वैसे हुई भी है, हल्की फुल्की, नॉट एब्सोल्युटली नॉट लाइक व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। और जहाँ हल्की फुल्की हुई है उन्होंने यकीनन इंजॉय भी कर लिया होगा, बिकॉज थोड़ी थोड़ी बारिश तो बड़ी अच्छी भी लगती है। अच्छा, तेज़ आंधी आई और मुख्तलिफ मकामात पे लिटरली इस बारिश के या आंधी के आने से पहले मैं अपने इलाके में घूम रहा था और अभी भी मुतअद्दिद गलियाँ ऐसी थीं जहाँ गटर उबल रहे थे, जो पानी खड़ा हुआ था बारिश का वो अब सब्ज़ रंग का हो चुका था और मच्छरों और मक्खियों की आमाजगाह वो तमाम मोहल्ला बन चुका था। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मज़ीद बारिश होगी जो कि पेशगोई ज़ाहिर की जा रही थी तो पता नहीं क्या बनेगा। खैर मसलहत ही होती है खुदा ताला की किसी न किसी काम में, और वो यही हुआ कि बारिश जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उतनी हुई नहीं, लेकिन फिर भी गरज चमक के साथ जहाँ जहाँ भी बारिश हुई है वहाँ बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही। देखिए जब आप बारिश जो है वो अगर जहमत ना बन जाए, हल्की फुल्की हो, तो यू गेट द चांस टू एंजॉय इट। जो कि लिटरली अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखें तो कराची वाले तो बड़े ही उदास थे कि भाई बाकी पूरे मुल्क में बारिश होती है तो इंसान ज़रा रिलीफ फील करता है, थोड़ा सा मौसम बदलता है, कोई पकौड़े बनते हैं, एंजॉय कर रहा होता है थोड़ा सा इंसान। लेकिन जब कराची में बारिश होती है तो घर में बाल्टियाँ, तो मतलब आप बचाने में ना लगे होते हैं कि ये तो छाती गिरने वाली है, जो कि एक्चुअली हुआ भी है बहुत जगहों पे। सो इसलिए आई एम वेरी रिलीव्ड कि कल ये सिलसिला नहीं हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पता है क्या, क्योंकि ये हालांकि आपके घर के पानी घर के सामने बहुत पानी जमा होता है, मेरे घर के सामने पानी नहीं जमा होता, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरा निज़ाम ज़िंदगी आपका मफलूज होकर रह जाता है इस शहर में। खैर लाहौर और इस्लामाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम सुहाना हो गया है। लाहौर में दोस्तों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सारा दिन ही बारिश होती रही और हब्स टूट गया। मेहर साहबजाद से जब हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि ये मानसून का जो पूरा सीज़न है ये सितंबर तक चलेगा और बीच में कहीं कहीं नॉट तसलसल के साथ लेकिन बारिश जो है वो आप एक्सपेक्ट करें तो होती रहेगी बारिश। अभी नहीं तो कल थोड़ी थोड़ी हो तो बड़ा अच्छा भी लगे और ज़रूर होनी चाहिए। अब ज़िमनी इलेक्शन का जो वीकेंड है ना वो आज से शुरू हो रहा है। इतवार को पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होंगे। इंतखाबी माहौल की वजह से सियासी माहौल जो है वो गर्मा गर्मी सी उसमें महसूस की जा रही है। वहाँ कोई बारिश नहीं हो रही। हाँ, वहाँ कोई बारिश नहीं हो रही, वहाँ आग बरस रही है इनफैक्ट, और मुंह से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और बताएं कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस के तफसीली फैसले ने इमरान खान के सारे बयानिए को उड़ा कर रख दिया है। बड़ी तफसील से हमने कल भी बात की थी और आज तो कुछ स्टेटमेंट्स, बल्कि बहुत ही मैं कहती हूँ गुस्से वाली स्टेटमेंट्स भी आई हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी। इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ आइन तोड़ने की कार्रवाई का रास्ता भी साफ हो गया और इस फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल तो आना था, लेकिन इतना सख्त रद्द अमल होगा ये उम्मीद नहीं थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। क्या सदर ने जब मरासला अदालत भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर तफ्तीश नहीं करानी चाहिए थी? ये उनका सवाल है। आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश नहीं की गई। उस मुरासले को लेके मैंने कैबिनेट में रखा, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? जो कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट चली गई, बंद होगी वो कमीशन। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं, किसको वो पैगाम दे रहा था।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर आपको पता ही है, वो चढ़ दौड़े और बोले इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को सियासत में मुदाखलत का खून लगा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नैल बंद कमरों में बैठकर सियासी फैसले करते फिरें। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। जजमेंट से पहले क्या रिमार्क्स थे, क्या बातें हो रही थी, फिर वक्फे के बाद क्या हो गया। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फ़ैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फ़ैसले कर दें कि आज से अवाम का, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। इंशाअल्लाह पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी कि आर्टिकल 6 जो है वो आर्टिकल 69 की वायलेशन के ऊपर लगता है या नहीं लगता। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, आपको पता है जलसे भी चल रहे हैं, बल्कि आज भी लाहौर में कुछ वैसे मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं करने वाली सिचुएशन थी। ये फवाद चौधरी साहब जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो कहा जा सकता है, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है अब्दुल्ला कि वी आर गोइंग टू रिजर्व आवर जजमेंट, आवर ओन ओपिनियन, बिकॉज इतना कुछ कहने को दिल चाहता है हर किसी को और कुछ आईने दिखाने को भी दिल चाहता है। आज खान साहब जो हैं वो लाहौर में 3 जगहों पे 3 मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जलसे करेंगे। मरियम नवाज़ होंगी मुल्तान में, और साथ ही आपको बता दें कि मरियम नवाज़ शरीफ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए। मुबारक हो इमरान खान, तुम पाकिस्तान के पहले सियासतदान हो जिसने डिक्टेटर्स को भी मात कर दिया। और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूँ कि यहाँ पर बात खत्म नहीं करनी। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान के आइन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना हो। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सदर मुमलिकत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इमरान खान और साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इशारा भी दे दिया है। आज काबीना में रेफरेंस पेश किया जाएगा, मामला ज़ेरे गौर आएगा। मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है, ये उसका इख्तियार है। इस पे काम शुरू हो चुका है। स्पीकर बाउंड है कि वो इनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे और उस नाअहली के दौरान ही फिर इनका जो है वो आइन से जो इन्होंने खलवाड़ किया है उसके रेफरेंस का भी जो है वो फैसला हो जाए। अच्छा जी, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इमरान खान जो हैं उनका बैरूनी साजिश का बयानिया फ़ौजी सलामती कमेटी और पाक फ़ौज के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इमरान खान और उनके साथी अब भी बैरूनी साजिश के बयानिए के नाम पर अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया पर हमले कर रहे हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की रोशनी में आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तो कर रही है, लेकिन इदारों पर जो हमले हो रहे हैं उसका दिफा करने में नाकाम है। यही वो आइनी इदारे हैं और आइनी इदारे थे। इनफैक्ट आपको याद दिलाते हैं कुछ कि तहरीक इंसाफ जब तक हुकूमत में थी उनके गुण गाती थी और आज यही इदारे उनके निशाने पर हैं। इमरान खान और इनके साथियों को सोचना होगा कि आइनी इदारों को बदनाम करना किसी सूरत में मुल्की मफाद में नहीं हो सकता। और ये बात तो तय है कि फ़ैसला अपने हक़ में आए तो जय जय, और फैसला अपने खिलाफ आए तो फिर इस तरह की तनकीद और इस तरह के बयानात सामने आना शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम फवाद चौधरी साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के हवाले से इजहार ख्याल किया, उनकी पार्टी के रहनुमा, उनके लीडर, उनके कप्तान इमरान खान तो ये कहते हैं कि जानवर होता है न्यूट्रल,
सो अब भी वो ये नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार ख़त्म हो, बस वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार इस हद तक हो कि उनके मफाद में काम किया जाता रहे, जिस तरह गुज़श्ता कई बरसों से होता रहा मुबैना तौर पर। अजीब सी बात लगती है ना, वैसे बिल्कुल ही वैसे तो नहीं होना चाहिए, कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे फेवर में जा रही है तो ज़रूर जम जम कीजिएगा। हमारे फेवर में हो, हाँ, अभी भी हो, बिल्कुल होनी चाहिए, वरना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस ये निगेट्स द होल पॉइंट। मतलब ये क्या बच्चों वाली बात है वैसे, अच्छा, क्या बात है ये? हमारी गेस्ट हमारा इंतजार कर रही है, वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली और PPP की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ है। शहरी साहिबा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसके बाद आप लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सदर साहब को ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो सदर साहब ने तो अपने वजीर आज़म की एडवाइस पर जो है वो एक्शन लिया था, तो इसमें उनका अगर वो कहना चाहें तो कहीं भी मेरा क्या कसूर है, मैं तो वजीर आज़म की सुन रहा था, तो हाउ विल दिस वर्क आउट? वेरी सॉरी, माजरत के साथ मैं ये कहूंगी कि सदर जो हैं वो पूरे मुल्क के होते हैं, वो किसी एक जमात के नहीं होते। ये एक आईनी ओहदा है जिसमें गैर जानिबदारी हर कदम पर लिखी हुई है। चलिए वो अपनी पार्टी से मिल लें, ठीक है, लेकिन ये होता रहता है। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते 18वीं तरमीम के बाद, जब ये वाजे कर दिया गया है कि आपका कतन कोई अब वो नहीं बचा, ना हुकूमत चलाने में, ना किसी पार्टी के साथ जानिबदारी करने का कोई इसमें गुंजाइश बाकी नहीं है। और एक फॉर्म तो मेंटेन किया जाता है, लेकिन वो फॉर्म भी नहीं मेंटेन किया जा रहा जिसके बुनियाद पर वो जो उनके वजीर आजम कहते हैं, जो उनकी स्पीकर गैर आईनी काम कर रहे थे, जो उनके डिप्टी स्पीकर गैर आईनी काम कर रहे थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर गैर आईनी काम कर रहे थे, वो बगैर उन्होंने कोई इंक्वायरी की, कोई उन्होंने रेजिस्टेंस दिया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने कोई कहा ठहरो, ये काम शायद गलत है, ये गैर आईनी है, कुछ भी नहीं किया। बस आगे हर चीज करने, जो ना कह रहे हैं कि असेंबलियां तहलील कर दो, उन्होंने तहलील करने की एडवाइस देनी शुरू करने की कोशिश की। तो ये सारे के सारे काम जो हैं ये बिल्कुल आइन से माबरा हैं, उनके रोल से बिल्कुल अपना उन्होंने तजावुज किया है। और वो एक पार्टी के सदर बने हैं, वो PTI के सदर बने, वो मुल्क के सदर नहीं बने हैं। जहां तक उनके बयानिए की बात है, ये मरासला क्यों नहीं पेश किया इन्होंने? पूरा मतन इन्होंने अदालत में डिप्टी स्पीकर ने क्यों नहीं पेश किया अपनी दिफा करने, अपने बिल्कुल कंट्रोवर्शियल फैसले का दिफा उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं उन्होंने पेश किया? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तो 2 दफा कहा है कि ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम साजिश समझे कि मुल्क के खिलाफ हुई हो। खासतौर से वो अपोजिशन को इन्वॉल्व किया गया जो इस वक्त हुकूमत में, कि अपोजिशन ने इस मरासले के बुनियाद पर या इस मरासले में ये साबित हो, कौन से शवाहिद हुए कि अपोजिशन ने मिलकर कोई साजिश की। साजिश और खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ इमरान खान और उनके टोले ने किया है। अच्छा, अब शहरी साहिबा, अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे कायम किए जाएंगे, या एटलीस्ट उस पर सीरियसली गौर शुरू हो गया। अब जाहिर है कि ये पीपल्स पार्टी भी इस फैसले में शामिल होगी, मखलूत हुकूमत है। अगर इस कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो आप नहीं समझते कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है इसमें और इजाफा होगा, मतलब एक पॉलिटिकल केओस नया जन्म ले सकता है? गिरफ्तारियों सजा का मामला जो है वो हमेशा अदालतों और कानून के हाथ में होता है। जहां तक बड़े आईनी फैसले हैं ये सब काबीना मिल बैठ के फैसले करेगी। हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने कभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं दिए, ना हमने अपनी हुकूमत में किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने तो सारी फ्रंट लाइन को आधी आधी रात को उठाया। आपको याद है उन्होंने किस तरह उन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, हम सियासतदान हैं, आप जो चाहे करें। मरियम नवाज को उठा के ले गए अस्पताल से, वो मिलने गई थी। फिर फरियाद दाकूर को आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से निकाल के ले गए। वो कोई, आप मुझे बताएं, बख्तरबंद गाड़ियों में अपनी इंतकामी कार्रवाइयों पर उन्होंने कोई एक पेज नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आप मुझे बताएं कि जब इन पर सबूत आते हैं, जब आला अदालतें कहती हैं कि आपने मुल्क के साथ ये किया,
और आप अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए, ना शवाहिद ला पाए, तो आपने जो पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी खिलवाड़ किया है और डिप्लोमेटिक सफारती तौर पे और खारजी तौर पे जो आपने तबाही फेरी है अपनी अना, अपनी सियासत, अपनी साख बचाने के लिए, तो उस पर कोई क्या सवाल जवाब नहीं होगा? ये जो बारूदी सुरंगें लगा गए हैं जानबूझ के, इस पर इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इनकी करप्शन, इनके तोशाखाने, इनकी घड़ियां, इनके हेलीकॉप्टर पे उनके जो दोस्त अहबाब करते रहे हैं, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि पीपल्स पार्टी कहेगी कि सबको इंसाफ के दायरे में रहना चाहिए, इंतकामी कार्रवाई हम नहीं करते, लेकिन इंसाफ इंसाफ है और उसका तराजू इनको भी तोलेगा। राइट शरीन अमान साहिबा, आपका ओपिनियन। अब थोड़ा सा मौजू बदलना चाहते हैं क्योंकि अब इस मौजू के बाद एक और बात करनी है जो कि अहमियत में इस बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि लोगों को इस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहती है। वो ये है कि पाकिस्तान को दरपेश, आपको पता ही है कि माहौलियाती तब्दीली का बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह बारिशें हो रही हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमारे अंदाज़ों से पहले ही वो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हम जिनको ड्रेड कर रहे हैं वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं? जी बिल्कुल, आपके सामने जो इस वक्त बारिशों की और तूफानी बारिशों की कैफियत है, सिंध बलूचिस्तान में खासतौर से एक इंतहा हुई है मौसमियाती माहौलियाती तब्दीली की। तो इसके हवाले से ये पेशिंग हुई भी थी, प्रेडिक्शन भी थी। मेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि 500% ज्यादा होगी बारिश। सिंध में तो 650% ज्यादा हुई है बारिश, 625। कल का रिपोर्ट था, 1-2 हफ्ते की पूरी ये रिपोर्ट है। तो ये काफी तशवीशनाक है। ये 30 साल के एवरेजेस पर मुश्तमिल है। इसका ये मतलब नहीं कि इससे ज्यादा हुई नहीं है। शायद 2020 में एक दफा हुई थी और उससे पहले आपने सैलाब यहाँ देखा पाकिस्तान में, 1/5 पाकिस्तान पानी के नीचे था। तो हमें बहुत सीरियसली लेना होगा इस इशू को, जो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन आप तैयारी तो कर सकते हैं। आप लोगों की जाने, आप लोगों की जो इस वक्त जरिया माश है और लाइव्स एंड लाइवलीहुड जिसे कहते हैं, उनको बचाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। आप मुस्तकिल बात करती हूँ, आपको कोयला और तेल, खासतौर से इम्पोर्टेड तेल जो है जिसकी वजह से ये होता है, कोई भी आपको अब उसके बजाय रिन्यूएबल्स पे जाना होगा, आपको सोलर, सन, अपना विंड और हाइडल पे जाना होगा। लेकिन इसके ये ट्रांजिशन की भी मैंने कॉस्टिंग करवाई है, ये काम नहीं हुआ था पहले, सब हवाई बातें थी, और वो कॉस्टिंग स्टडी करने में भी हमें पता चल रहा है, एक महीने से हो रही है कि $101 बिलियन से ज्यादा इसकी लागत होगी, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह इसमें नहीं होगी। फिर भी पाकिस्तान इस सूरत हाल में भी की बचत नहीं होगी, क्योंकि इतनी बचत नहीं होगी क्योंकि दूसरे वेदर सिस्टम तो चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहब, आपने वक्त दिया। सर्टनली ये वो चैलेंज है जिससे हम सबको मिलकर निपटना होगा, नबरदाज़मा होना होगा, इसका मुकाबला करना होगा। इसके लिए बिल्कुल आप सही कह रही थी कि हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी है, हमें अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। ये सोलर पैनल्स, मतलब हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, ना सिर्फ उनको ढूंढना है, उनको यूटिलाइज करना है, उनको अडॉप्ट करना है। So we have to change the way we think and let's see, पंजाब में जो 100 यूनिट बिजली वाला मामला है ना, जो फ्री होगी, उसके साथ साथ वैसे बात तो सुनी थी मैंने, और दीगर सूबे भी करें, कुछ सोलर पैनल्स इंस्टॉलमेंट्स पे या फिर सब्सिडी पे देना शुरू करें कुछ लोगों को, एटलीस्ट ताकि जो जिन लोगों की कंजम्पशन बहुत कम है वो सोलर पैनल्स पे आ जाएं। और वैसे भी कोई अगर बड़ा घर अपना कन्वर्ट करना चाहे तो इतना लाखों का बिल है कि किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उसका कोई हल निकलना चाहिए। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 1 अगस्त को वज़ीर आज़म जो है वो अपनी सोलर पॉलिसी जो है वो अनाउंस करेंगे, तो हो सकता है उसमें अब्दुल्ला जो आप बातें कर रहे हैं
वो चेंजेस डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी राइट, बहुत से लोग ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो इतना महंगा है सब कुछ कि वो डॉन्ट हो जाते हैं। तो कोई रिलीफ इस एवेन्यू में भी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, महंगाई से परेशान हाल आवाम को कुछ रिलीफ मिला है, और अभी रिलीफ की अगर बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौम से मुख्तसर सा खिताब किया। 18.5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान हुआ, 40 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान हुआ डीज़ल की कीमत में। सुनिए क्या कहा। डीजल की मद में 40 रुपये 54 पैसे की कमी की जा रही है, और पेट्रोल की मद में 18 रुपये 50 पैसे की कमी की जा रही है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह IMF से भी शबाना रोज़ कावंशों के बाद मुआहदा हो चुका है, जिसका सेहरा हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम को जाता है। अच्छा, नो डाउट, ऑफ कोर्स इट्स रिलीफ, एनी रिडक्शन इन ये पेट्रोल प्राइसेस रिलीफ में ही डेफिनेटली काउंट होगा। लेकिन ये भी एक बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह प्राइसेस कम आई हैं, बहुत से लोगों की ये राय है, बल्कि अवामी राय तो यही है कि इससे ज़्यादा जो है वो कम करनी चाहिए थी प्राइसेस, क्योंकि टैक्सेस कम नहीं कर सकते हम, लेवी जो है उसमें कोई कमी नहीं कर सकते, फिर IMF के साथ भी तो हमने मामला सेटल करने हैं। हाँ, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो $94 पर बैरल जो है वो एक प्राइस चल रही है इस वक्त। तो अगर वहाँ कमी आई है तो बहुत से लोग हैं, और आई गेस दे हैव अ राइट टू से दैट एज वेल, लेट्स सी, और उम्मीद की जा सकती है कि और ज़्यादा शुरू तो हुई इंटरनेशनल प्राइसिंग कुछ बेहतर हो या कुछ कम हो, तो ज़रा रिलीफ कुछ आने वाले दिनों में इसमें इजाफा हो। और जिस तरह आप कह रहे थे अब्दुल्ला कि इससे पहले IMF से डील की खुशखबरी भी मिली, और जिसके बाद मुल्क की मईशत में ठहराव जो है वो आने की उम्मीद पैदा हो गई है, और रुपए के मुकाबले में डॉलर को भी जो है वो थोड़ा सा, मैं क्या कहूँगी, वैसे इतना भी कोई खास नीचे नहीं आया, वो गाना आपको याद है, करार आ गया है। और ओपन मार्केट में जी डॉलर जो है वो ₹1 कम होकर 210 रुपये 50 पैसे हो गया है, मतलब के। अच्छा जी, ये कमी जो है ये कल आई है कमी, ठीक है जी। सो ये सूरत हाल रही है। अब लेट्स सी के स्टॉक मार्केट और ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है, ये भी ज़रा कुछ मुस्बत असरात इसके लिए, और हर रोज़ जो फ्लक्चुएशन हो रही थी डॉलर रुपए पैरिटी में अजीब सा तलातुम की सी सूरत हाल और माहौल था, वो ख़त्म हुआ। अच्छा, एज एन अनाउंसमेंट ये कमी तो बड़ी अच्छी साउंड करती है जी, 18 रुपए एंड ऑल दैट, लेकिन वो जो किराए बढ़ाए गए थे और इसकी वजह से हर चीज़ जो महंगी हुई थी वो कब नीचे आएगी, तो दैट इज़ द रियल टेस्ट। बिकॉज चांदी तो हर कोई बड़ा मुश्किल है, सारों की हुई थी इधर, खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन वालों की, तो लिहाजा वो चीज़ अब कम होगी कि नहीं होगी, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एज वेल। गुड्स ट्रांसपोर्टर को ही सिर्फ फ़ायदा पहुंचेगा डीजल की फ़ी लीटर कीमत कम होने का, या फिर आवाम तक भी ये रिलीफ मुंतकिल किया और अगर आवाम तक नहीं पहुंचता तो फिर इट्स नथिंग, फिर तो कोई बात ही ना बनी। और ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक पाकिस्तान दुनिया के दीगर मुल्कों से पीछे ही नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत पीछे है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि इस मामले में हम सब के लिए सोचने का मकाम भी है। आपको बताएं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने सिनफी मसावात से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क जो है वो करार दिया है, यानी आलमी सिनफी तफरीक के इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान 146 ममालिक में से किस नंबर पे है, 145 बॉटम पे है, और उसके बाद अफगानिस्तान से बेहतर है। और हमें लगता है ना यहाँ बैठ के कि अफगानिस्तान में लोग गारों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और औरतों को शायद सांस लेने के अलावा और किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है, लेकिन दुनिया हमें भी इसी नज़र से देखती है, क्योंकि बड़े शहरों के अलावा हमारे यहाँ भी बहुत मसाइल हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट, जब हम तक ये एटलीस्ट मुझ तक ये स्टेटिस्टिक्स पहुँचे तो मैं आई वाज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड एंड कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड एज वेल कि हमारे यहाँ क्या इतने ही बुरे हालात हैं, लाइक पूरी दुनिया से ही बुरे हालात हैं हमारे यहाँ। 10 करोड़ 70 लाख खवातीन की आबादी वाले मुल्क में सिनफी फ़र्क जो है वो 56.4
परसेंट रिकॉर्ड किया गया है। पूरे पैरामीटर्स हैं जिस पे ये सारी रिपोर्ट बनी है, जिस पे गेज किया गया है। और यानी हम सिर्फ ऑब्वियसली जिस तरह बताया कि अफगानिस्तान ही हमारे नीचे है, और अगर आप टॉप लिस्ट देखें ना, टॉप 10 कंट्रीज़ में देखें तो उसमें नमीबिया, रवांडा, मतलब जो यहाँ हम बैठ के मुल्क समझते हैं कि तो इनसे तो हम बहुत ज़्यादा आगे हैं और ख़वातीन बहुत कर रही हैं, उनकी पैरिटी जो है, उनकी इक्वालिटी हमसे कहीं ज़्यादा है। दे आर इन द टॉप 10, वी आर इन द बॉटम। तो ये ज़रा समझने की ज़रूरत भी है, और किस तरह हम इसको बदल सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। महनाज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। महनाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटी यही है जैसे ये रिपोर्ट्स बता रही हैं? जी, इसमें असल में बहुत से अवामिल होते हैं जिनको वो देखते हैं, डेटा वो जो जमा करते हैं 10-10 साल का जमा करते हैं, उसके हिसाब से वो उन ममालिक को अपनी रिपोर्ट में शामिल करते हैं। सोचनाक बात है कि 146 ममालिक का उन्होंने डेटा लिया और हम जो है सबसे आखिर से एक नंबर आ गए, यानी हमसे पीछे जो है सिर्फ अफगानिस्तान है और 145 पे हमारा हाल है। और यही हाल हमारी मईशत का है। मईशत के लिहाज से और मईशत में जो मौके मिलते हैं औरतों को, उसके लिहाज से भी हम दुनिया में सबसे पीछे 145 नंबर पे, यानी हमसे पीछे बस एक ही मुल्क है। लेकिन अगर थोड़ी सी तसल्ली की बात है तो वो ये है कि एजुकेशनल अटेनमेंट में थोड़ी सूरत हाल बेहतर है तालीमी लिहाज से लड़कियों की, और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसके लिहाज से भी थोड़ी औरतों की सूरत हाल बेहतर है। ये जो आदादशुमार हमारे सामने इस रिपोर्ट में आए हैं। और एक और भी यानी अगर कहना चाहिए कि अगर हमें दुख हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा ये तसल्ली है कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे साउथ एशिया का, साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उन सबका यही हाल है कि साउथ एशिया दुनिया में सबसे पीछे है। यानी अफ्रीका और ये सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, ये सब हमसे आगे हैं, और साउथ एशिया जो है वो सबसे पीछे। और अगर हम सिर्फ साउथ एशिया को देखें तो उसमें भी बांग्लादेश और नेपाल हमसे बेहतर है। तो ये सोचने की बात है। मैं ज़ाती तौर पे इसको गवर्नेंस से जोड़ती हूँ कि गुड गवर्नेंस का ना होना, सही इकोनॉमिक प्लानिंग का ना होना ही इसकी बुनियादी वजह है। और दूसरा का जो इंडिकेटर है वो है हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो उसमें भी ज़ाहिर है हम बहुत पीछे हैं। हम लोग 143 नंबर है हमारा, यानी 146। अच्छा महनाज साहिबा, अगर हम एक बात जो जी कंटिन्यू जी, हाँ, मैं हेल्थ के हवाले से एक बात कहना चाह रही थी कि इस वक्त इन्होंने हेल्थ में एक जो मेंटल उसको भी शामिल किया। ये जो हम स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तो वो भी एक इंडिकेटर है। और इस रिपोर्ट से ये पता चला कि दुनिया भर में औरतें जो हैं वो 4% ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, परेशान होती हैं मर्दों के मुकाबले में। तो मेरे ख्याल से हमें इस पे भी गौर करना चाहिए कि औरतों पे कितना प्रेशर है। और आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि औरतों पे बाहर का भी प्रेशर होता है, घर का भी होता है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज भी उनके होते हैं जो मर्दों के नहीं होते। तो ये मुझे अच्छा महनाज साहिबा क्विकली अगर हम इस रिपोर्ट पे चलें, ठीक है, हम समझ गए, इस रिपोर्ट को हमने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमारा क्या लेवल है अगर दुनिया की नज़रों में देखा जाए, लेकिन विद इन पाकिस्तान भी देयर इज़ एन अर्बन एंड रूरल डिवाइड। क्योंकि अगर हम ये हेल्थ, एक्सेस टू हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सारे पैरामीटर्स देखें भी तो उसमें भी अगर हम देखते हैं तो रूरल में, देहातों में क्या हाल है, और तो ये डिवाइड हमें अपने मुल्क में भी कवर करने की कोशिश करनी है। ये आपने बहुत ही अहम नुक्ता छेड़ा। मैं हमेशा ये नुक्ता उठाती हूँ कि ये मतलब जब हम बड़े शहरों से अपने दही इलाकों की तरफ सफर करना शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है हम टाइम में ट्रैवल बैक करें, बिल्कुल, यानी हम पिछली सदी में जा रहे हैं। तो ये तो हुक्मरानों के लिए, हमारे जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक लम्हे फिक्रिया में। और मैं इसकी जिम्मेदारी गलत इकोनॉमिक प्लानिंग पे डालती हूँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग सही नहीं है। हम एक दही मईशत है, हम एक ज़राई मुल्क हैं, तो हमारी जो प्लानिंग है उसका फोकस ज़राअत में होना चाहिए। लेकिन हम बिल्कुल सही प्लानिंग नहीं करते, उसके नतीजे में जो ये सब कुछ है वो सामने आ रहा है। आप बजट का हाल देख लें कि किन चीज़ों, अब ये जो शोर मच रहा है कि भी महंगाई हो रही है, तो अगर आप कर्जा लेते हैं तो वो आपसे ये नहीं कहते कि आप पेट्रोल महंगा करें या कुछ, उन्हें तो अपना कर्जा वापस चाहिए होता है। तो वो कर्जा आप अपनी अशराफिया की मराहत कम करके भी वापस कर सकते हैं। अगर तो आपकी अगर सही प्लानिंग हो तो आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर आप लेते हैं और आपको कर्जा उतारना है तो अमीरों पे टैक्स लगाएं, आप अपनी अशराफिया की बहुत शुक्रिया आपका महनाज रहमान साहिबा। वक्त की कमी है, टॉपिक बहुत एक्सटेंसिव है, वास्ट है। इसको अंडरलाइन एक दफ़ा दोबारा करना है कि फॉरगेट कंपैरिजन विद द वर्ल्ड, हमें खुद को काम करना है अपने ऊपर। तो हमारे अपने अंदर कितने डिविजन्स हैं हमारे मुल्क में, जिस तरह महनाज साहिबा ने कहा वी ट्रैवल, तो लगता है वी आर ट्रैवलिंग बैक इन टाइम। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ रूरल एरियाज़ में जाएं तो एक्चुअली बड़े प्रोग्रेसिव हैं और शहरों से ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत कम। ठीक है, आप गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा में चले जाएं तो वो लिटरली हमारे कराची में बहुत सी आबादियों से ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग होंगे, ख़वातीन उनकी ज़्यादा पढ़ रही होंगी, काम करने की उनमें सलाहियत तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना वो क्या उसे कहते हैं, I get the point that you are saying, वो होगा having said that, आप बड़े शहरों में भी देखें, हमारे पॉलिटिकल अरीना में देखें, जब कमीशंस बनते हैं जहाँ खवातीन के लिए फैसले हो रहे होते हैं, उन कमीशंस में खवातीन होती नहीं है। दिस नीड्स टू चेंज। बारिश ना हो तो हमें मुरद इल्जाम ना ठहराया करें, बादल और मौसम चीज़ ही ऐसी है, अल्टीमेटली तो अनप्रेडिक्टेबल ही होती है। हम तो वही आपको बता रहे होते हैं ना, अब हमारा कसूर नहीं है कि हुई, जब हो तो भी हमारा कसूर नहीं, और ना हो तब भी नहीं हमारा कसूर। सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन करें। सरदार साहब, कल हमारी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, कल बड़ी तैयारी थी और एकदम ऐसा लगा आसमान पे कि बस ये जो काले बादल आए हुए हैं ये बरसेंगे तो जलथल एक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आंधी चली, झक्कड़ चले और सब दरम बरम इधर उधर हो गया। दरम बरम ज़मीन पे नहीं हुआ, आसमान पर ही हुआ, जो कि अच्छा ही है। सो बताइए कल क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए, असल में जो लो प्रेशर एरिया है ना, उसकी सेंटर या उसका कोर जो है वो नीचे समंदर में दूर है, थोड़े फासले पर है ना, तो उसकी वजह से ये डस्ट स्टॉर्म तो आया कल और हल्की बारिश हुई, कहीं हल्की हुई ज़्यादातर जगहों में 8 मिलीमीटर, कहीं 6 मिलीमीटर, कहीं 5, इस तरह से। अलबत्ता सिंध में, उधर ईस्टर्न सिंध में अच्छी हो गई, यानी उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन है हमारा छोर, वहाँ पर 88 मिलीमीटर हो गई पहले ही हल्ले में, और बाकी जगहों में भी निस्बतन बेहतर हुई, इधर सखर में, रोड़ी में, नीचे नवाबशाह में, और दूसरी जगहों में भी हैदराबाद तक में हो गई। तो अभी तो इम्कान मौजूद है। असल में यही होता है इस तरह के वेदर सिस्टम के साथ, हम उसमें आप देखिए ज़रा लैंग्वेज पे अगर गौर करें तो यही था कि ड्यूरिंग 14 to 18 यानी 14 से 18 के दौरान ये होगा, तो उसको थोड़ा सा मिसकंसीव कर लेते हैं लोग कि जी बस ठीक है 14 की दोपहर में हुआ क्या हुआ, तो ये है थोड़ा। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये अभी मैंने अपना आईफोन वेदर खोला हुआ है जो कि अक्सर एक्यूरेट ही होता है। आपका फ़ोन ही गलत है। खैर सरदार साहब, तो आज ये बता रहे हैं जी कि 5 बजे शाम से कोई 40% रेन है, मतलब आप क्या कहते हैं कि आज भी हो सकती है? रात का भी बता रहे हैं कि शाम को स्टार्ट होगी, पूरी रात भी ऑलमोस्ट चल सकती है। बिल्कुल इम्कान पूरा है। असल मैंने आपको बताया ना कि जो लो प्रेशर एरिया पूरा एक समझ लें कि एक दायरा अगर हम खींचे तो कराची और फिर उधर ठट्ठा वट्ठा की साइड को लेकर बिल्कुल नीचे समंदर पर है उसका सेंटर, तो थोड़ा सा कराची के अभी तक वो साउथ ईस्ट की तरफ है, और जैसे कराची के साउथ में पहुंचेगा मेरे ख्याल में अभी से कोई 12 घंटे बाद कह लें, 8 घंटे बाद के 8 से 12 घंटे के दौरान तो कराची के साउथ में पहुंचेगा, तो फिर ज़्यादा यानी सदरली विंड हमारी तरफ अप्रोच करेगी, तो फिर ज़्यादा इम्कान होगा। तो होपफुली कि आज इवनिंग में और फिर नाइट में अच्छा स्पेल देखने को मिलेगा। अच्छा, इतना वैसे होपफुल नहीं होते हैं हम इस अच्छे स्पेल को लेके, क्योंकि अभी तक बहुत से इलाके ऐसे हैं सरदार साहब जहाँ से पानी उतरा नहीं है। अच्छा, बाकी मुल्क की सूरत हाल बताइए। लाहौर में भी सारा दिन बारिश होती रही है, ऑलमोस्ट 1.5 दिन हो गया, 2 दिन होने वाले हैं। सो बाकी मुल्क में क्या अपडेट है? अभी भी बल्कि बारिश का सिलसिला जारी है। हाँ, वाइड स्प्रेड है, पूरे मुल्क में हो रही है तकरीबन। ये बलूचिस्तान के जो बिल्कुल वो एरिया जो ईरान के साथ लगते हैं और चमन वमन उस तरफ इतनी नहीं हुई, अदरवाइज सभी जगहों में हुई है तकरीबन। और उसकी वजह यही है कि बहुत स्ट्रांग ये जो लो प्रेशर एरिया था उसकी इन्फ्लुएंस में करंट्स ऊपर भी बहुत जा रही हैं, नॉर्थ में भी, और इसी तरह से साउथ में सिंध और बलूचिस्तान की तरफ भी आ रही हैं। तो वैसे वहाँ पर कल तक है ये सिलसिला, आज भी चलेगा पंजाब में, अपर पंजाब में, केपी में और इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो कल के बाद ना वहाँ पर थम जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन अगले 3-4 दिन जो है उसका फोकस ज़्यादा साउथ में ही रहेगा, सिंध में और बलूचिस्तान में, ईस्ट बलूचिस्तान। राइट सरदार सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। और जी बस मेरा ख्याल है कि अगर हल्की फुल्की ही बारिश हो तो अच्छा है, हम ज़रा इंजॉय। वैसे मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज शायद कराची में बारिश नहीं होगी।
सरदार साहब प्रेडिक्शन दे रहे हैं और एक अब्दुल्ला सुल्तान प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मतलब जो आपका दिल चाहे। आपको पता है इतनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी और मल्टीपल वेबसाइट्स एंड सैटेलाइट इमेजेस, उसकी तफसील सो आप खुद भी ज़रा रिसर्च करें, मेहनत करें तो आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मौसमी असरात के दो दफ़ा असर आ गया नहीं, मतलब मौसमी हाल देखना हो तो हाँ, मौसम के ज़ेरे असर है बेसिकली हम। खैर इतवार को आपको पता है हम तो तमाशा देखेंगे और इंशाल्लाह मंडे को आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इतवार को पंजाब में 20 मकामात पर बड़े सियासी लिटरली दंगल कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि नहीं, हमारे पंजाब में जब इलेक्शंस होते हैं तो वो दंगल ही होता है। इस दफ़ा कुछ और ही मामला है। अच्छा ठीक है, और ये असेंबली इंतखाब मुल्क की सियासत पर बराह रास्त असरअंदाज भी होंगे। पंजाब हुकूमत की जो चीफ मिनिस्टरशिप है ना वो इसी के ऊपर खड़ी हुई है, वो मतलब अभी जमी नहीं थी कि वो पे हिल गई है। ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया गया था तो तमाम तर अंदाजे उम्मीदवारों की सलाहियत पर लगाए जा रहे थे जीत के। अब देखना यही है कि ज़िमनी इंतखाब में आम तौर पर हुकूमती जमात का पलड़ा भारी रहता है। वैसे PTI के साथ तो ऐसा हुआ नहीं था, जब वो बरसर इक़्तिदार थे ज़िमनी इंतखाब हारते ही थे। अब इसके इसलिए तासुर भी यही है कि नून लीग की कामयाबी के इम्कानात लेट्स सी के रोशन है या नहीं है रोशन। तहरीक इंसाफ ने अपने अहम खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है, जानदार इलेक्शन मुहिम भी चलाई है, वही अमरीकी साजिश। हालांकि तफ्तीश की वजह खान साहब बात कर रहे थे, मतलब क्लियर कट हमारे फौजी तर्जुमान ये कह चुके हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ISI के जो चीफ है वो अपना होमवर्क करके आते हैं और वो ब्रीफिंग देते हैं, और वो होमवर्क का मतलब यही होता है कि तफ्तीश हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसी जब पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी तफ्तीश कर रही है तो फिर और कौन सी तफ्तीश चाहिए इन्हें? तो जी आपको पता चल उनको वो तफ्तीश चाहिए जो इनकी बात को सच कह दे। That is seems like it actually। अच्छा जी, खान साहब आपको पता है कि भरपूर सरगर्म हैं और कैंपेनिंग चल रही है, बल्कि हमने पिछले घंटे में आपको बताया था कि लाहौर में आज जो है वो अवामी जलसे करेंगे खान साहब 3 मकामात पर। सो ही विल बी ऑल ओवर इन लाहौर। और मरीम नवाज़ जो हैं वो इन द मीन टाइम मुल्तान का रुख कर रही हैं। आज मुस्लिम लीग नून ने भी सूरत हाल को जो है वो भांपते हुए बल्कि अयाज सादिक, मलिक अहमद ख़ान और अवैस लगारी और सलमान रफ़ीक जैसे अहम रहनुमाओं से इस्तीफ़ा लेकर इलेक्शन मुहिम पर लगा दिया, तो लिहाजा वो उधर बिजी हो गए हैं। और पंजाब का इंतखाबी माहौल जो है वो इतना गर्म है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज जो है वो कहते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश थी कि इस्तीफ़ा देकर वो भी लग जाएं जी। मेरा ख्याल है कि एवरीबडी वांट्स टू, काफ़ी लोग हो गए टीम में, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तलत साहब, पंजाब के ज़मीनी इंतखाब सर्टनली कोई रूटीन का मामला है नहीं, इसलिए हम देख रहे हैं कि भाई ज़ोरों की कैंपेन चल रही है और इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, सब फ़रीक़ैन के लिए इंतहाई अहम है। 2-3 हफ्ते पहले तो तमाम अंदाज़े उम्मीदवारों की सलाहियतों पर लगाए जा रहे थे। अब लेकिन जिस तरह से कैंपेन आगे बढ़ाई जा रही है, लीडरान भी मैदान में उतरे हुए हैं, आपको लगता है कि इस कैंपेनिंग का असर पड़ सकता है इंतखाबी नताइज पर? देखें, जो कोर है ज़िमनी इंतखाबात का वो तो कैंडिडेट्स पर इन्हिसार करता है बहुत ज़्यादा। पार्टी स्ट्रक्चर इसके अंदर इन्वॉल्व है क्योंकि पार्टीज़ ने इसको अपनी इज़्ज़त का मसला बनाया हुआ है। नून लीग हुकूमत के अंदर है, इसके अलावा अगर हुकूमत में वो ना भी होती तो पंजाब उनका दावा है कि उनकी होम बेस है। अब 4 लाहौर की सीटें हैं, बीच में अगर आप साउथ में देखें तो मुल्तान, DG खान, मुजफ्फरगढ़, ये सीटें सारे का सारा साउथ में भी उन्होंने साबित करना है कि हमारी जड़ें वहाँ पर हैं। तो उन्होंने अपना ज़ोर लगाया हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ज़ोर इस वजह से लगाया है कि उन्होंने साबित करना है कि उनका जो बयानिया है उस बयानिए की सारे पाकिस्तान के अंदर गूंज है, और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात उनके लिए एक तरह से उस गूंज का इम्तहान है। तो जो ज़ोर लगाया हुआ है वो तो ज़्यादा वोटर को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि जो कोर है इसकी वो ये है कि कैंडिडेट्स कितने मुनज़्ज़म हैं, कैंडिडेट्स ने जो मुकामी धड़े हैं उनके साथ अपनी नेटवर्किंग कैसे कर रखी है, और फिर कैंडिडेट है कौन, ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि इसके अंदर आप देखें नून लीग ने मासवा एक आध सीट के ऊपर तमाम की तमाम सीटों पर उन लोगों को अकोमोडेट किया है जिन्होंने PTI को छोड़ा, या वो ख़ुद लोग मौजूद हैं या उनके भाई, चाचा, मामा, उनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान का ये कहना है कि इन मुनहरिफ अरकान और उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उनको हमने शिकस्त देनी है, तो उन्होंने कुछ नए लोग भी बीच में डाले हुए हैं। तो कैंडिडेट्स का भी बड़ा असर और रसूख होगा इस पर, और जो कैंपेन है उसका भी इन अ वे इम्तिहान है। लेकिन मेरे ख्याल में जो रेशियो है वो आप समझ सकते हैं कि 80 और 20 की है। 80%
कैंडिडेट कौन है, उसने अपना निज़ाम कैसे बनाया हुआ है और 20% की कैंपेन कैसी चली। अच्छा ये बताइएगा कि अब जब हम दोबारा इस इशू पर बात कर रहे होंगे मे बी ऑन मंडे, तो इंतखाबी नताइज जो हैं वो आ चुके होंगे, तो खदशा है कि तहरीक इंसाफ को मतलूबा नताइज ना मिले तो वो नताइज मानेंगे ही नहीं ऑब्वियसली। और क्या करना है, मतलब काफ़ी क्लियर कट ये तो हम देख भी चुके हैं इन द पास्ट। तो फिर वज़ीर आला के इंतखाब में रुकावट की कोशिश भी होगी और ऑब्वियसली अनारकी और एहतजाज की एक लहर जो है वो दोबारा से मुमकिन है। तो क्या हमारे खदशात जो हैं, जो कि अब्दुल्ला को वैसे कोई खदशा नहीं है, इसे यकीन है ऐसा ही होगा, तो खान साहब सब्र शुक्र कर लेंगे या फिर व्हाट वी सस्पेक्ट के हो सकता है वो होगा? इमरान खान तो कभी सब्र शुक्र नहीं करते जब तक वो खुद ताकत में नहीं। और आप विटनेस हैं, आपने मुसलसल उनके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हैं और उस तमाम एरा को आपने कवर भी किया है। वो जब ताकत में होते हैं फिर भी सब्र शुक्र नहीं करते हैं। वो ताकत में होकर भी कहते हैं कि सुकून तो सिर्फ कब्र के अंदर है। तो उनके सुकून की जो मयार है उस पर तो दुनिया भर में कोई चीज़ पूरी उतर नहीं सकती जब तक वो सिर्फ खुद ही कमांड दे रहे हों और मुकम्मल तौर पर खामोशी के साथ लोग उस कमांड की इताअत कर रहे हों, जैसे वो जितनी भी ऑल फॉल बातें कर रहे हों। उसके अलावा उनको कोई चीज़ मंजूर नहीं है। अब आप देखें जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उन्होंने अपना मयार बनाया हुआ है, वो कहते हैं मैंने 20 की 20 सीटें जीतनी है। अब 20 की 20 सीटें वो कहते हैं मैंने जीतनी है, अगर वो 20 की 20 सीटें नहीं जीतते हैं, एक भी हार जाते हैं मसलन, तो ज़ाहिर वो मुतमईन नहीं होंगे। जो अभी तक तज्ज़िये हैं उसके अंदर नून लीग के पास 11 से 13 सीटें हैं। 2 सीटों के ऊपर इंडिपेंडेंट अरकान जो हैं वो बड़े तगड़े हैं और बाकी जो 5 सीटें बच जाती हैं उसके अंदर PTI की शायद 4 सीटें हों और एक के ऊपर मुकाबला जो है काफ़ी सख्त होगा। तो ये इक्वेशन अभी तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक बनती है। अगर इमरान खान इस प्रोजेक्शन से ज़रा बेहतर भी करते हैं, यानी 6 सीटें ले जाते हैं या 8 सीटें ले जाते हैं, फिर भी इनको काबिल कबूल नहीं होगा, तो वो एहतजाज तो करेंगे। और इन्होंने हिफ्ज़ मातकद्दम के लिए पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो इमरान खान के को मुतमईन करने के लिए अगर आप पाकिस्तान का निज़ाम बनाएं तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इमरान खान उसका नाम रखना पड़ेगा। इसके अलावा इमरान खान मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा, यानी कि सर्टनली मतलब ये बात तो क्लियर कट है कि उन्हें मुतमईन करने का और कोई तरीका है नहीं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इंतखाबी नताइज हो, वो बस वो मुतमईन तभी होते हैं जब वो खुद चाहते हैं कि वो मुतमईन हो। अब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ मतलूबा नताइज हासिल कर लेती है, फॉर इंस्टेंस वो बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं और पंजाब की हुकूमत भी हासिल कर लेती है, तो इस सिनारियो में क्या ये निज़ाम फिर चल पाएगा वफाक का? देखें, अगर तहरीक इंसाफ ये नंबर ले लेती है तो फिर भी उनकी हुकूमत नहीं बनेगी। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो कैंडिडेट है, तो तहरीक इंसाफ को फिर ये देखना होगा कि चौधरीयों को वो डिच करके अपनी हुकूमत बनवा सकते हैं या नहीं। तो अगर ये तमाम की तमाम सीटें उठा भी लेते हैं और हमजा शहबाज को जो 9 सीटें चाहिए वो नंबर उनके पास नहीं आता, तो ठीक है, जमहूरी तरीका उनके पास नंबर्स नहीं होंगे, हुकूमत उनकी नहीं बन पाएगी। लेकिन उस सूरत में भी परवेज़ इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री जो चाह रही है वो उनके हाथ में नहीं आएगी। जो मरकज़ के अंदर नताइज हैं, ज़ाहिर है मरकज़ और पंजाब के अंदर अगर मुखासमत होती है तो निज़ाम को चलाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मरकज़ मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। साख को बहुत धचका लगेगा, जो प्रोपेगेंडा है वो पीक पर जाएगा और जिस तरह हम कहते हैं ओए ओए ओए, जिस तरह करके लोगों को हम गली मोहल्लों के अंदर जो छोटे छोटे मैचेस हम खेलते हैं उसमें हारने वाली टीम को ओए ओए करके भगाते हैं, तो ओए ओए का शोर आपको सुनाई देगा, लेकिन मरकज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई न्यूमेरिकली इसका असर नहीं होगा। असल गेम पंजाब के अंदर ही बननी है या वहीं पर PTI के लिए बिगड़नी। थैंक यू आपका तलत हुसैन साहब। असल गेम जो है वो पंजाब में ही बनेगी और वहीं पर बिगड़ेगी। क्या लगता है किसके लिए बिगड़ेगी, किसके लिए बनेगी? बहुत ज़्यादा इंतज़ार है नहीं, अब इतवार को ये मार्का हो जाएगा। लेकिन हमने आपसे ये कहना है, मतलब आप ऑब्वियसली, बट हमने आपसे ये कहना है कि आपने अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करना है। सो प्लीज़ और सोच समझ कर कीजिएगा और अच्छा, इससे ज़्यादा इस मार्के के बारे में कुछ नहीं कहना हो जाएगा तो इसके बारे और में ये कोई और ये एक और होगी? भी बात हमने कहनी है बताइएगा कि कोई आपसे अल्लाह मियां नहीं पूछेंगे कि आपने वोट दिया और किसको दिया किसको नहीं दिया। मतलब प्लीज़ इसको हक और बातिल का मार्का ना बनाइए। ये सियासी लड़ाई है, इसे सियासी ही रहने दीजिए। बिला वजह हर चीज़ में मज़हब
को ना शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल हमारे मुख्तलिफ सियासी रहनुमा कर रहे हैं। और आपस की लड़ाइयाँ और तफरीक, मतलब सुबह इंसान जब जागता है मतलब तो जो क्या वो आपको ये बातिल के नारे सोचता है? लगा रहे हैं उनके अपने गिरेमानों में झांकेंगे तो सिर्फ गलाजत है। अच्छा नहीं, बट मैं लिटरली आजकल ये सोचती हूँ क्योंकि इतनी किस्मों की, आपको पता है कि कराची में भी एक अजीब किस्म की एक और लड़ाई चल रही है, पंजाब का तो एक दंगल सजा ही हुआ है। तो आई जस्ट वंडर समटाइम्स कि क्या ये सुबह जब आंखें खोलते हैं कि जब हम जाग गए हैं, पहले तो शुक्र करें कि उठ गए हैं, उसके बाद कि आओ चल के लड़ें, मतलब इज दैट द थॉट प्रोसेस दैट दीज पीपल वेक अप विद कि आज बड़ी अच्छी लड़ाई होगी, आज हम उसको सुनाएंगे, आज वेयर आर यू गोइंग विद दिस? तो इस थॉट प्रोसेस के साथ जब आप निकलेंगे तो क्या असर आपके घर वालों पे, आपके रिश्तेदारों पे, आपकी तो चलो आपको खुद ही कोई कदर नहीं है, तो वो क्या मेंटल स्टेट होगा? इसलिए इजी हो जाए सारे, मतलब जो फैसला आना है वो तो आना ही है, आपके हिलन जुलन से कुछ नहीं होने वाला खास। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और सोशल मीडिया पर आप बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये वो चीज़ें हैं जिस पर हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। सर्टनली सोशल मीडिया पर बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ साइबर हरासमेंट की रोकथाम के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं और उन पर अमल या तो होता नहीं है, और अगर कोई मुलजिम हिरासत में आ भी जाए तो कानून और इंसाफ के निज़ाम में मौजूद इतनी कमज़ोरियाँ हैं कि वो उसका फ़ायदा उठाकर बरी हो जाता है। इसके लिए अब पंजाब में एंटी साइबर वायलेंस कमेटी कायम कर दी गई है, जिसका मकसद इन साइबर जराइम को जड़ से ख़त्म करना होगा। और समझना पड़ेगा कि ये कमेटी क्या क्या करेगी और कितनी मौसर होगी। हमें ज्वाइन किया इस कमेटी की रुकन बैरिस्टर जन्नत कलियार हमारे साथ है। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि कमेटी की ज़रूरत कैसे महसूस हुई? हालांकि वी डू नो कि इस कमेटी ऐसी तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, और कमेटी का दायरा कार जो है, मैंडेट जो है, वो क्या है? देखिए, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस पाकिस्तान में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, चाहे हम ऑफलाइन सेक्सुअल वायलेंस की बात करें या ऑनलाइन सेक्सुअल वायलेंस की बात करें। और एक कनेक्शन भी देखा जाता है कि जहाँ पर ऑफलाइन सेक्सुअल वायलेंस है वो ऑनलाइन सेक्सुअल वायलेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के होने के बावजूद हमने देखा है कि कोई डिटरेंस नहीं हो रही। जेंडर बेस्ड ऑनलाइन वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और ये कमेटी इस ख़ास तौर पे इस वजह से ही कॉन्स्टिट्यूट की गई कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको रिव्यू किया जाए, देखिए उनमें क्या कमियां हैं, क्यों जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो डिटर नहीं हो रही, क्या ये लॉज सफिशेंट है या नहीं है। इस कमेटी में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि हम जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनको एग्ज़ामिन करें, उनको स्टडी करें और उनको नज़र में रख के आगे फिर रिकमेंडेशंस प्रपोज करें और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को एमुलेट करें कि हमारा जो ऑनलाइन सेक्सुअल वायलेंस है उस हवाले से हम लॉ के अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा जन्नत साहिबा के कवानीन हमारे यहाँ बन जाते हैं, अमल उन पे होता नहीं है। अब पहले से ही जो मौजूद कवानीन है उसी पे काम कर ले तो फ़ायदा नहीं हो जाएगा, या मज़ीद कवानीन बना लें और ये नागुज़ीर है जी और कवानीन बनने चाहिए, पहले वाले काफ़ी नहीं है? जिस तरह के आपने कहा, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और ये पाकिस्तान का फ़र्स्ट एवर साइबर क्राइम लॉ था जिसके तहत ये सेक्सुअल वायलेंस को एक ऑफेंस करार दिया गया था। उससे पहले स्पेसिफ़िकली कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं था। लेकिन सिर्फ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत नया लॉ है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सेक्शन 21 की, जिसमें अगर किसी की सेक्सुअली एक्सप्लिसिट तस्वीर को शेयर किया जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि जब तक अगर इस तरह की कोई ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर को ट्रांसफ़र ना किया जाए या ट्रांसमिट ना किया जाए वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, और जो FIA है वो उसमें इंटरवीन नहीं करती। अगर किसी के पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है किसी और के ख़िलाफ़, तो वो इसको अगर अगले शख्स को थ्रेटन ही कर रहा है लेकिन वो उसको जब तक ट्रांसमिट नहीं करता तब तक वो ऑफेंस कमिट नहीं होता। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। प्राइमरीली तो 2-3 सेक्शंस हैं जो कि ख़वातीन के ख़िलाफ़, अगर हम बात करें जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उसके साथ डील करते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ख़िलाफ़ भी एक सेक्शन मौजूद है। अच्छा जी, बैरिस्टर जन्नत कलियार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और मैं तो कहूँगी जितना भी काम हो रहा है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास किसी की कोई ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें हैं और वो उसको ट्रांसमिट नहीं करता, तो वो अभी जो मौजूदा कवानीन है उनके मुताबिक वो जुर्म सरजद नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, वो आदमी मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है उस औरत या मर्द या किसी को भी,
और FIOs के खिलाफ अब तक का होना इज आल्सो शुड आल्सो बी कंसीडर्ड ब्लैकमेलिंग भी, बिकॉज वो एक पोटेंशियल है उधर कि ये यूज किया जा सकता है। अच्छा, हम अब ये चेंजेस की जा रही है। हम ऑफलाइन हरेसमेंट, ऑनलाइन हरेसमेंट की बातें कर रहे हैं, अब तो मेटावर्स तक बात पहुंच चुकी है। आपको पता है कि मेटावर्स में भी एक, अगर जिन लोगों को इस बात की समझ है कि वहाँ भी इंकशाफात हो रहे हैं कि हरेसमेंट हो रही है ख़वातीन की, मतलब कि कोई एवेन्यू ना छोड़ना, और बंदा शॉक में चला जाता है बिकॉज यू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है, ये हुआ क्या होगा। बट मेटावर्स इज़ अ प्लेस जहाँ के आपको एक्चुअली फिजिकल प्रेजेंस फील होती है कि आप वहाँ हैं, और वहाँ भी अगर हरेसमेंट हो रही हो तो मतलब ये क्या हो रहा है। एक और लज़्ज़ाखेज़ वारदात हुई, वाक़या हुआ 11 जून को लाहौर में। 2 कमसिन बच्चों को एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें से 11 साल का मोहम्मद कामरान मर गया, और डॉक्टरों ने मुआयना किया, पता लगा बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। दूसरा बच्चा ज़ख्मी हालत में, जो इससे भी छोटा, जिसके बाजू और टांगों पर नील पड़े हुए हैं। पुलिस ने वाक़े की छानबीन की तो पता चला दोनों बच्चे डोमेस्टिक वर्कर थे, घरेलू मुलाजिम थे। लाहौर डिफेंस फेज़ 3 में एक घर में फ्रिज से चोरी करके खाना निकालने की कोशिश की, क्योंकि घर वाले खाना नहीं देते थे, तो उन्होंने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कमसिन बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक ये मर्द हैं, इनके बेटे हैं, इनकी बहुएँ हैं, कुछ फ़रार हैं, कुछ गिरफ्तार हैं। क्या वैसे इंसानियत का मातम करें, क्या ये वाक़यात है? कहानी तो एक कहानी है। मैं इनकी शक्लें देख रही थी, इनकी तस्वीरें देख रही थी कि क्या इनकी महज़्ज़ब किस्म की एक लुक है, और साथ उनके मतलब क्या ये लगते हैं और क्या ये कर रहे हैं। इट इज़ कि फसाद क्या है और असलियत क्या है। और ये काफ़ी अनबिलीवेबल बात लगती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बड़ी कॉमन बात हो चुकी है। ये इतनी आप तो बड़े आराम से, बहुत अफसोस की बात है, हम सुन भी लेते हैं और फिर सुन के अफसोस करके फिर आगे चले जाते हैं, और फिर दोबारा से एक ऐसी न्यूज़ जो आ जाती है। नादिया जमील हमारे साथ हैं, अदाकार हैं, समाजी कारकुन हैं, बच्चों के राइट्स पे बहुत बात करती हैं, फील करती हैं, आइडियाज़ देती हैं कि किस तरह इसको रोका जा सकता है। नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ पेनफुल टॉपिक टू टॉक अबाउट, और अफसोस की बात यह है कि हर नए दिन, हर आए दिन इस किस्म की कोई कहानी हमारे सामने होती है, यूजुअली फ्रॉम एम्प्लॉयर जो पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं वहाँ रह रहे होते हैं। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि 6 साल का बच्चा, 10-11 साल का बच्चा फ्रिज से खाना चोरी नहीं करता, उसको भूख लगती है तो वो खाना लेता है। वो ये पुलिस में ये देखिए हम अल्फाज किस तरह, खुद रिपोर्ट में हम किस तरह के अल्फाज लिखते हैं, और उन बच्चों की जो एक मजबूरी थी उसको हम कैसे बयान करते हैं कि हमने उसको रिपोर्ट में भी चोरी बुला दी। हमारा जो एक रवैया है बच्चों की तरफ पाकिस्तान में, वो एक इंतहाई नासाज और बेगैरतों वाला रवैया है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये एक नई चीज़ नहीं है। आपको पता है कि ना ये नया वाक़या 2019 में उज़मा के साथ हुआ, 2010 में ये हुआ। अरे भाई, उज़मा की तो जो कातिल थी, दोनों ख़वातीन जो थी, उन्होंने तो अपना इकरार भी कर लिया जुर्म का, खून बहा में रहा हो गई। तो हम एक ऐसा मुआशरा बन चुके हैं जो कि अपने बच्चों की हिफाजत करना ही नहीं चाहते, कि ना अमीर जो कि एक्सप्लॉइट करता है बच्चों को, ना गरीब जो कि एक्सप्लॉइट करता है अपनी औलाद को। अगर हमें अवेयरनेस कैंपेन फैलाएं, देखिए मेरे 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 मैंने खुद उनको बट 3 मेरे अडॉप्टेड बच्चे हैं, लेकिन वी प्लान्ड एंड वी डिसाइडेड टू आवर्स 3 हम अडॉप्ट करेंगे। एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, पेरेंटिंग का भी एक सलीका होता है। उसके बाद एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस हद तक कि बार बार बच्चे घरों में जा रहे हैं, ना कुछ पता नहीं कौन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। आज इस वक्त हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने बच्चे घरों में काम कर रहे हैं और उनके साथ बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है और उनकी क्या हो रही है। लेकिन अगर if we were to put जी पाकिस्तान में तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इतनी आयरॉनिक बात है कि बच्चा क्या होता है, हम सूबे से सूबे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बच्चे की उम्र क्या है। कोई सूबा कहता है 15 साल, कोई सूबा कहता है 14 साल, कोई सूबा कहता है 18 साल। हमारे मुल्क में
बच्चे की डेफिनेशन है ही नहीं एट अ नेशनल लेवल, तो एक नेशनल कंसेंसस और एक क्या प्लान बनेगा बच्चों की हिफाजत के लिए? अच्छा नादिया, हम वी वांट टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम किसी जगह किसी डायरेक्शन में ज़रूर देखें ताकि कोई बेहतरी आने की कोशिश स्टार्ट हो। अब हम क्या स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, लोगों की तरबियत को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, उन लोगों की मजबूरी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं जो अपने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में दे देते हैं? मतलब हम कहाँ से शुरू करें? हम सब इसमें मुलव्वस हैं उमा, हम सब इसमें मुलव्वस हैं। अगर हम सब, आप, मैं, बच्चों के वालिदैन जो बच्चों को एम्प्लॉय करने का सोच, मतलब अगर हर पाकिस्तानी शहरी या वो गांव का हो या शहर का हो, पाकिस्तानी सिटीजन अगर वो अपने आप को जिम्मेदार खुद ले कि इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। आपको पता है मेरा बच्चा यहाँ वलायत में बीमार हुआ, मैं हुंजा में थी, तो वो मैं अपनी खाला के पास छोड़ के गई और मेरी खाला घबरा के, कोविड हो गया उसे, तो वो घबरा के छोड़ गई उसे। पूरा जो ये सड़क थी ना, मेरी पूरी सड़क हमसायों की, उन्होंने मेरे बच्चे का 14 दिन ख्याल रखा, खाना दिया, पुलिस आई, सोशल सर्विसेज आई। क्यों? ये तो मुसलमान है ही नहीं इस सड़क पे, कोई इस सड़क पे तो कोई मुसलमान नहीं रहता, ये लोग मुझे जानते भी नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा इस घर में एक बच्चा अकेला है, ये 14 साल का है, उसको कोरोना वायरस हुआ हुआ है, हम इसको खाना देंगे, हम इसको दवाई देंगे, हम इस पे इसकी निगरानी करेंगे। लेकिन नादिया, इस किस्म के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो बड़ी मतलब ऐसे अच्छे वाले जिसमें एक आपका दिल मोम हो जाता है, वो एग्जाम्पल्स तो हम अपनी तरफ से देखते हैं, लेकिन साथ ही होने की बात नहीं है, रूल्स की बात है ना। पुलिस भी शामिल हुई, सोशल सर्विसेज भी शामिल हुई। देखिए आपको हदें बनानी पड़ेंगी। अब हमारे यहाँ पंजाब में फॉर एग्जाम्पल सारा अहमद काम कर रही है। आई हैव नेवर सीन एनीबडी, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को इतनी राउंड द क्लॉक खिदमत करते हुए जिस तरह सारा अहमद। वो बहुत मुतहर्रिक रहती हैं। अच्छा ये बताइए कि हम हुकूमतों को कहते हैं, निज़ाम पे जिम्मेदारी डालते हैं, अच्छे लोग हैं। जी 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 नादिया, हम बहैसियत माशरा कहाँ खड़े हैं? मतलब एक माशरे की आपने एग्जाम्पल दी, सोशल सर्विस भी चले आ गई, उसमें निज़ाम भी शामिल था, लेकिन हम बहैसियत माशरा भी तो बहुत पस्ती में है कि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं सिलसिला। मतलब अभी तक इस पे शर्मिंदगी किसी को महसूस नहीं होती कि एक हाई फाई रेस्टोरेंट में अपने बच्चों को संभालने के लिए एक बच्ची एम्प्लॉय की हुई होती है और उस बच्ची को या तो रेस्टोरेंट से बाहर बिठाया हुआ होता है और या फिर उसको कहीं कोने पे बस ऐसे ही एज एन एक्सेसरी रखा होता है। टिल डेट ये हो रहा है। हमारा जो मुआशरा है ना, और इसमें हम सब मुलव्वस हैं, स्टेट मुलव्वस है, एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, मीडिया है, तमाम शहरी हैं, तमाम सिटीजन्स हैं। जो लोग एडल्ट्स कहे जाते हैं ना, जो बड़े हैं, तमाम एक बीमारी, गहरी बीमारी का शिकार हैं, और वो है बेहिसी। हम लोग जियो टीवी पे खाना खाते हुए, अपनी रोटियां फकते हुए बच्चों की लाशें देखते हैं और डिकार मार के टीवी बंद कर देते हैं, 2 आंसू बहा लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन इन बच्चों की जिंदगी रोजाना उनके लिए ये अजाब खत्म नहीं होता। हम ट्विटर पे मैं 10 दिन कुछ कह लूंगी, 2 महीने कुछ कह देंगे, 6 महीने एक प्रोग्राम हो जाएगा। अभी हम मॉर्निंग शो पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ फिर थम जाएगा। अच्छा नादिया, हाउ अबाउट रहेगी। और हमने ये जितने भी गरीब बच्चे हैं ना जी, इनके लिए रूल्स अलग हैं। अच्छा हाउ अबाउट हम 2019 की बात कर रहे हैं, जहां इस्लामाबाद में जो एक बच्ची का कत्ल हो गया था, जहां जी बिल्कुल उज़्मा का, जहां कातिल जो थी उन्होंने एडमिट भी कर लिया था और फिर ऑब्वियसली वो चुटकी उन्होंने जुर्म किया। तो इकरार जुर्म जब हो जाता है तो हमें ये ऑप्शन अदालत की तरफ से भी और ऑब्वियसली और भी बड़े इदारे उनकी तरफ से ये ऑप्शन ही क्यों दी जाती है कि उनको वो पैसे दें और वो छूट भी जाएं? तो ये तो फिर इन केसेस में तो बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए इस बात को। मैं हुमा आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि इस मुल्क में इतने सालों की रियासत के बाद, इतने मुख्तलिफ दौरों की और मुख्तलिफ चेहरों की रियासतों के बाद, क्या कोई सिस्टम बना है? क्या कोई सिस्टम बना है? Is there any system working in this country? हेल्थ का सिस्टम है कोई, या फाइनेंस का सिस्टम है कोई, या बच्चों की बेहतरी का तो बहुत बाद में बात आती है। हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है कोई, इंसाफ का सिस्टम है कोई? 2-3 लॉज एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। देखिए बच्चों का जो मामला है ये बहुत ही सेंसिटिव
नाजुक मामला होता है। यहाँ पे तो अच्छा, हर मोड़ पे हर एक को ट्रेन होना चाहिए कि बच्चों के हवाले से किस तरह उनसे बात की जाएगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा यहाँ पे पंजाब प्रोटेक्शन ब्यूरो में बैठी है, वरना आपको भी पता है और मुझे भी पता है तमाम ये जो वल्चर्स हैं और चील हैं मीडिया के, वो उस 6 साल के बच्चे के पीछे पड़े होते हैं इंटरव्यूज के लिए सब, और उसको सत्यानाश उसका किया हुआ होता। A little change this time around is that कि नादिया साहिबा इस मरतबा ज़रा हुकूमत लग तो रहा है किसी से, क्योंकि अभी हम ये गुफ्तगू कर ही रहे हैं और पंजाब हुकूमत लिटरली हमें चाह रही है कि हम उनसे बात करें, और सीएम पंजाब खुद कह रहे हैं कि जनाब आई एम पर्सनली डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस केस, लेट्स सी के क्या प्रोग्रेस हुई है। अभी आपके वक्त का शुक्रिया, थैंक यू। हम जो है थैंक यू वज़ीर आला पंजाब से भी रब्ता करेंगे, हमजा शहबाज साहब। उनके मुताबिक अब तक जो इत्तलात आ रही हैं कि बहावलपुर से जो मेन कल्प्रिट है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पर्सनली वो भी इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। एक तरफ छोड़ना नहीं है, ये जो लूप होल है ना, जहां आप पैसे दें उस फैमिली को और वो इतने गरीब होते हैं कि वो उस पैसे लेने के लिए भी तैयार होते हैं, ये लूप होल इसको तो ख़त्म कर दिया जाए। स्पेशली कुछ केसेस में जहां बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जहां बच्चे कत्ल हो रहे हैं, जहां रेप हो रहे हैं, वहां ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब एक क्लियर कट डिवाइड होना चाहिए सबसे पहले, ताकि एग्जाम्पल्स बने, भाई प्रेसिडेंट सेट हो। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा शहबाज साहब। बताइएगा सबसे पहले तो इस केस में बताएं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इत्तलात यही थी इब्तदाई तौर पर कि 2 लोग पकड़े गए हैं, बाकी सारे भाग गए हैं। जी अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा अहम इशू आपने हाईलाइट किया है। ये चंद दिनों पहले जब ये वाक़या हुआ तो मेरे नोटिस में आया, तो मैंने कहा कौन गिरफ्तार हुए हैं? कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कहा कि जो असल जो कल्प्रिट है वो कहाँ है? उन्होंने कहा जी ही इज एट लार्ज। और मैंने कहा जब तक वो असल कल्प्रिट नहीं पकड़ते आप जो है ना वो अपने एफर्ट को गैल्वेनाइज करें। और आज मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था, मैं कोर्ट जा रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या फॉलोअप है, तो उन्होंने कहा कि आज बहावलपुर से जो असल कल्प्रिट है वो पकड़ा गया है। और आप ये देखिए कि सतंदरीफी है कि ये पीर थे इनके, जो अपना इनके मुरीद थे, और उस बच्चे को बेदर्दी से मारा गया। अब अब्दुल्ला साहब अपना जो है ना ये इशू जो है ना, ना कानून का है ना अपना जो है ना वो पुलिस का है, ये एहसास का मामला है। कानून भी मौजूद है, अपना जो है ना पुलिस भी मौजूद है, लेकिन ऐसे वाकयात पे कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलती है। और मैंने अब ये कहा है, मैंने कहा ये अब पकड़े गए हैं तो मैंने कहा कि इनको एग्जाम्पल बनना चाहिए। अभी लेकिन ट्रेजेडी ये हमजा साहब के छूट भी जाएंगे और अल्टीमेटली फिर हूँ वहाँ भी दे दिया जाएगा। ये मामला क्योंकि गुर्बत इतनी है और पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल में है नहीं, और इस तरह से लोग बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज देते हैं। ये गारंटी कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस केस को, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी है, हालांकि इससे पहले कई केसेस हो चुके हैं, कि इसमें ये माफ़ी ना हो, मतलब कोई एग्जाम्पल तो हमें सेट करने की ज़रूरत है। या मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा कि मैं खुद आके आपको बताऊं कि ये मिन हैसिल मुआशरा हमारी बेहिसी है, अपना हुकूमतें हैं, अपना जो है मुआशरा है। तो मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश कर रहा था कि मैंने अब लॉ डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन को मैं कह रहा हूँ कि इस केस को हम एग्जाम्पल बनाएं। देखें ना, लॉ की जो 3 चीज़ें हैं, ये जो डिटरेंस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि इस दरिंदगी के जो मुर्तकब हुए हैं उनको करार वाकई सजा मिले, और इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी जो है मैं आवाम को बताता रहूंगा। अभी रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं खुद जाता हूँ अपना जो है ना वो लोगों के पास, उन माँ बाप को मिलता हूँ। इसलिए नहीं जाता कि फ़ोटो आप हो, इसलिए जाता हूँ कि मेरी भी एक बेटी है 3.5 साल की, मैं उनका दुख दर्द महसूस करूँ। आप देखें आपके वो जो ज़ैनब केस हुआ था कसूर में, तकरीबन 500 सैंपल्स हुए जो फोरेंसिक अपना लैब है स्टेट ऑफ द आर्ट जो बनी हुई है यहाँ पंजाब में, और अपना जो है हर किस्म की एजेंसीज उससे मुस्तफीद होती हैं, तो तब पकड़े गए। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, जो द मैन सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उसके बाद चीज़ें मूव होती हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, और मेरी कमिटमेंट है कि जिस पर्टिकुलर वाक़े की आप बात कर रहे हैं उसको वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम उसको अपना जो है ना एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिलवाएं, ताकि आने वाले वाक़या जो हैं
उसको अपना जो है वो हम कर्टेल कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा हमजा साहब एक और बात, जो बच्चों की मुलाजमत है, जी बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर लें, क्या उस पर भी हम आपसे कोई स्टेटमेंट और कोई लिटरली कोई कमिटमेंट, वादा ले सकते हैं कि अगर कहीं देखा भी जाए कि किसी ने किसी बच्चे को एम्प्लॉय किया है, तो सिटीजन जर्नलिज्म शुड कम इनटू एक्शन, और उस पर एक्शन उसी वक्त लिया जाए कि अगर किसी को देखा गया है कि इन्होंने बच्चा एक एम्प्लॉय किया हुआ है तो उसको उसकी पकड़ उसी वक्त। आप किसी बड़े मॉल में चले जाए, फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाए, ऐसे एग्जांपल्स तो बड़ी पड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी मासूम बच्चियां आपको घरों में जाते हैं, आप नजर आती हैं, जो आपको उन पर टच भी आता है, वो काम कर रही होती हैं। मुझे खुशी है कि मैं आपके प्रोग्राम पे बता रहा हूँ कि पिछली जब गवर्नमेंट थी, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, जो किल्स पे, जो भट्टों पे जो मजदूर काम करते थे, उनको हम स्टाइपेंड देते थे और हमने उनको कहा कि आपने एजुकेशन हासिल करनी है, और इस पे हजारों बच्चों को हमने वहां से अपना जो है ना स्कूलों में डाला। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कंटिन्यूस अपना जो है ना एक चैलेंज है हमारे लिए। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमने आगे वे फॉरवर्ड बढ़ाना है। और इसी तरह मैं आपको मिसाल देना का मकसद ये है कि पॉलिटिकल विल जो है वो चाहिए। अब आप ये देखें कि लाहौर में, सिर्फ लाहौर की बात करता हूँ, ईद उल अजहा के मौके एग्जाम्पलरी जो है वो क्लीनलीनेस की हमने सेट की, और आज मैं कोर्ट में गया, मुझे लोगों ने कहा कि सफाई जो थी वो मिसाली थी। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मेरा दिल किया कि मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह द मेन कल्प्रिट हैज बीन अरेस्टेड, और इस केस को हम एक एग्जाम्पलरी बनाएंगे ताकि आने वाले जो बेचारे ऐसे मासूम बच्चे हैं उनको ऐसे बेदर्दी से कत्ल ना किया जाए। और इसके लिए कोई और अपना सियासत की जरूरत नहीं है, इसके लिए दर्द दिल चाहिए, एहसास चाहिए। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मैं आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि जुल्म के खिलाफ इसको चैलेंज समझ के हम इसके खिलाफ जो है वो हम अपना जो है चलेंगे और इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। चले, आपने यहाँ वादा किया है, दावा किया हमजा साहब, हम जरा फॉलो अप करेंगे क्योंकि हमारा ये काम है, और आपकी जो कारकर्दगी है उसको जांचते भी रहेंगे और उसको परखते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, फिलहाल आपने वक्त दिया। अच्छा जी, और दिस इज एग्जांपल्स नीड टू बी सेट, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, और इसी इंटरेस्ट की जरूरत है। ये लोगों को लगता है कि ये छोटे मामलात है, ये बहुत तो बड़े जो सियासी मामलात लगते हैं ना, उनसे बहुत बड़े ये मामलात हैं। करते हैं जल्दी से, हमने आपको ज़रा बताना ये है कि पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 का कौमी सतह का राउंड हो गया है लाहौर में शुरू। ज़बरदस्त बात हो गई है। चैंपियनशिप का आगाज थी 72 अजला में और 718 क्लब्स के साथ हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान में जिलाई, डिविजनल और सूबाई सतह पर मुकाबला हुआ, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 10 क्वालिफाइंग टीमें जो हैं वो कौमी सतह के टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। गुड ऑन देयर पार्ट कि हॉकी को इस तरह फरोग मिल रहा है, वरना और इतनी टीमें और इतने क्लब्स और इतने इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमें इसमें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि बच्चों का भी इंटरेस्ट बनेगा, फिर टैलेंट भी सामने आएगा, फिर हमारी कौमी टीम भी मजबूत होगी। और आपको पता ही है बैनुल अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल हॉकी में पाकिस्तान का इस वक्त वही हाल है जो बरसों से है, मगर क्या हाल हमने भी देखा है, क्या उरूज देखा है। अच्छा, एक और बात अब सॉरी क्रिकेट की भी करनी पड़ेगी। एक्चुअली दुनियाई क्रिकेट के सफे अव्वल के बैटर और अब जवाल की बात हमने कर ली है, जिसपे उम्मीद की जा सकती है कि उरूज उसका दोबारा आए। तो ऑलरेडी बात हो रही है, हाँ, तो फिर हम उरूज की बात करेंगे ना। अच्छा जी, उरूज की एग्जैक्टली बात, आपने कनेक्शन अच्छा बनाया। बाबर आजम ने जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है, और साबिक भारतीय कप्तान और अपनी फॉर्म की वजह से मुश्किलात का शिकार विराट कोहली की हिमायत में बाबर आजम सामने आ गए। और कोहली बरतानिया के खिलाफ आपको बता दें पहला एक रोज़ा मैच नहीं खेल सके, जबकि दूसरे एक रोज़ा में सिर्फ 16 रन ही बना पाए थे। और इससे पहले बरतानिया के खिलाफ बहुत कुछ हुआ। खैर एनीवे, बाबर ने जी ट्वीट की और एक तस्वीर लगाई दोनों की अपनी बाबर के साथ, और साथ ही लिखा दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रॉन्ग। और उसके क्या रीट्वीट्स हैं और क्या लोगों के मैसेजेस हैं। और बाबर एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान भी हैं, और ये वो स्पिरिट है जो हमें चाहिए। आई विश मोर पीपल इन ऑल एवेन्यूज, इवन इन आवर पॉलिटिक्स, कुड लर्न फ्रॉम दिस। पिछली 77 आलमी इनिंग्स में ना कोहली कोई सेंचुरी नहीं बना सके, बट ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, और किसी को भी ये जहन में रखना चाहिए, जब आप अपना प्राइम एंजॉय कर रहे होते हैं तो फिर आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और उस वक्त में जो साथ देता है ना, हो रहा है, जल्दी से बता दें जी, आज कंदील बलोच की डेथ एनिवर्सरी है, और बताना ये ज़रूरी है कि जिसने एतराफ़ पे जुर्म किया, जिसने कत्ल किया, जो कंदील बलोच का भाई है, वो रिहा हो चुका है। माँ बाप ने माफ कर दिया जी, ये तो जस्टिस है। इंशाल्लाह।